जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है खारवेल, सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी और डी है सुशर्मन। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य मंदिर, बी है खजुराहो का मंदिर, सी है कोणार्क का सूर्य मंदिर और डी है देवगढ़ का मंदिर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रश्न है आपके सामने कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में समुचित रूप से सुमिलित नहीं है। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। इसमें आपको मिलान करना है और देखना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पाणिनि महाभाष्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर मेगास्थनीज इंडिया यानी इंडिका लिखे थे, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखे थे और विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने, उदयन वासवदत्ता के दंत कथा किससे संबंधित है। उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से और कौशाम्बी से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उज्जैन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा, जो गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ से बदली गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी अहमद शाह प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था। विष्णुवर्धन ने, पुलकेशियन द्वितीय ने, विजयादित्य ने और पुलकेशियन प्रथम ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पुलकेशियन द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो अवध में एका आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। सरकार को लगान देना बंद करना था, बी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी है सत्याग्रह की समाप्ति करना और डी है लगान का नगद में परिवर्तन करना। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लगान का नगद में परिवर्तन करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है। जैन, आजीवक, चार्वाक और बौद्ध। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो कि नियति के अटलता में विश्वास रखता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आजीवक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 10 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे। सूरदास, दंडीन, तुलसीदास और कालिदास। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दंडीन, बिल्कुल ही सही जवाब है।
अगर इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का PDF आप डाउनलोड करके रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा, पहले अपना से सॉल्व कीजिएगा। अगर जिसका आंसर नहीं मालूम हो जाके आंसर की से आप आंसर मिलाकर उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और रामपाल। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गोपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था। जहांगीर था, हुमायूं था, औरंगजेब था और अकबर था। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अकबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अवध का अंतिम नवाब कौन था। 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वाजिद अली खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कौन सा उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों के अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतरते देखा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे मिर्ज़ा गालिब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के लोग पौधों के भूखे हैं, यह कथन किसका था। गोपाल कृष्ण गोखले का, लोकमान्य तिलक का, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल का और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे अरविंद घोष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अभिसारी लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विलियम हेनरी ब्रैग, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है। अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एमोनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
प्रश्न है यहाँ पर 22 नंबर, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर और एपीकल्चर। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, एपीकल्चर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? रेयॉन, लिनन, जूट और नायलॉन। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? बताइए 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नायलॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऊर्ध्वपातन द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से निकालने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है और किसी पिंड के भार के लिए कौन सी कथन सही है, यहाँ पर बताना है। बताइए 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो किसी पिंड का जो भार होता है वो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि किसी धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और इस्पात। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस धातु से बनाई हुई मिश्र धातु को हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम लिया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एल्युमिनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रण, बी है अपोहन, सी है विलोम प्रसरण और डी है विसरण। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन जो होता है वो अपकेंद्रण विधि पर कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय और प्लीहा। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अग्नाशय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? यानी वह कौन सा रोग है जो कवक के द्वारा होता है, बताना है। जल्दी से बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गंजापन है जो कि कवक जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से और तिब्बती मृग की एक प्रजाति से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो सशक और बकरे की एक प्रजाति से अंगोरा ऊन है जो कि प्राप्त की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उत्क्रम प्रसारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट जिसको निर्जल किस रूप में जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इन्हों तीनों ऑप्शन में से बताइए जल्दी से कौन सा सही आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जिप्सम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केवल ध्वनिक गुणवत्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के लिए, उपग्रह में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए, सी अति कम ताप पर सुपर कंडक्टिबिलिटी के लिए, और डी है सूर्य के मूल का अध्ययन के लिए। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नक्षत्र भौतिकी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो क्या कहलाती है? चालन, संवहन, विकिरण और डी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो, उसका सही आंसर क्या है? तो इसमें जो ठोस होता है उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर द्रव की बात किया जाए तो जो उसमें द्रव में ऊष्मा के चलन होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है, और जो गैस होता है जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुकाल और समान मोटाई का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तल लेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पर्वत निर्माणकारी बल का, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है ये भी बताइएगा। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसी लेवल का प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर ये आए हैं, और उसी लेवल का क्वेश्चन है जो कि ये प्रैक्टिस सेट में सेट किया गया है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। और रेगुलर आप वीडियो देखते हैं और फ्लो करते हैं तो 100% आप श्योर रहिए कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कोयम्बटूर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर तो पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा कानपुर। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है तो अहमदाबाद। ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा है जो कि भारत में स्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है यही आपको बताना है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में, और शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शिवालिक और महान हिमालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए ऐसे तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। एक महान हिमालय जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं, एक मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, और एक होता है शिवालिक जो सबसे नीचे रहता है। तो देखिए ये हिमालय है। हिमालय का अगर इस पर देखा जाए सबसे ऊपर जो रहता है, जिस पर सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी रहती है वह महान हिमालय या बृहद हिमालय का अंतर्गत आता है। और उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर इसे मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे जो नीचे रहता है इसको शिवालिक कहते हैं। और सबसे इधर जो उत्तर साइड रहता है जो छुपा रहता है बृहद हिमालय से, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था।
तो यहाँ पर पूछा गया था कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है, किसके किसके मध्य में, तो ये महान हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 21 जून को और 22 जून को। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन को होता है, किस डेट को। 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 22 दिसंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्न में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है। लाल रंग से, भूरा रंग से, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए किसका सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भूरा रंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ के एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया। बर्ड फ्लू रोग ने, मैड काऊ रोग ने, सुअर पालन से प्रयुक्त पालन विधियों और कुक्कुट पालन विधियाँ। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मैड काऊ रोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार हुआ है। लौह इस्पात में, सूती वस्त्र में, चीनी उद्योग और चाय परिष्करण में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सूती वस्त्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। सूती वस्त्र है जो कि सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है। राजमहल हिल्स में, दार्जिलिंग में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो सबसे अधिक जो उत्पादन की जाती है वो कर्नाटक राज्य में की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक चाय कहाँ पर उत्पादन की जाती है तो असम में। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्न राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडारण किस में है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बताइए 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में निम्न राज्यों में से कोयले का सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में है। तो झारखंड में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर हृदयनाथ कुंजरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और आई.के. गुजराल। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो योजना आयोग का अंत किसने किया था। तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पहले योजना आयोग था और 5-5 वर्षों का योजना बनाई जाती थी कि इसमें किस पर विकास करना है, लेकिन उसके जगह पर 2015 से नीति आयोग आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ये कैसी प्रक्रिया थी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं न्यायिक शक्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं और नियुक्त होते हैं। बताइए 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, चयनित, मनोनीत या नियुक्त है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं नियुक्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहले लोकसभा की चुनाव होती है और जिस पार्टी की बहुमत होती है उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है, इसलिए इसको नियुक्त किया जाता है। उसमें से एक व्यक्ति को नियुक्त करके उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।